तो कल अपन ने जो लास्ट टॉपिक है, इससे पहले जो अपन ने स्टार्ट किया था, क्या पढ़ा था? एवोपरेशन अपन ने लास्ट पढ़ा था। उसके अपन ने क्या पढ़े थे? इफेक्ट्स पढ़े थे। तो एवोपरेशन की अगर रेट को मेरे को बढ़ाना है तो 3 पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो 3 पैरामीटर को चेंज करके हम उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। द फर्स्ट वन इज इंक्रीज दी सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे तो क्या कर जाएगा? आपका जो एवोपरेशन की रेट है वो क्या हो जाएगी? तेज। जैसा कि एक बड़े पतीले में अपन पानी को रख देते हैं तो वो जल्दी एवोपरेट हो जाता है, मतलब वेपर बन जाता है। लेकिन मैं बात करूं उसी पानी को अगर एक छोटे गिलास में रखते हैं तो वो क्या जल्दी एवोपरेट होता है? नहीं होता, इट टेक्स टाइम। तो सरफेस एरिया को अगर हम बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाता है? आपका एवोपरेशन की जो रेट है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। सेकेंड इज इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर हम विंड स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, जब आंधी चल रही होती है, तेज हवा चल रही होती है, तब कपड़े जल्दी सूखते हैं, या फिर जब धीरे चल रही होती है? जब तेज चल रही होती है तब क्या होता है? आपकी जो कपड़े हैं वो जल्दी सूखते हैं। और तीसरा फैक्टर क्या था? इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे, जैसे कि एक हॉट सनी डे में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस दिन क्या हो जाता है? आपके कपड़े जल्दी सूखते हैं। लेकिन अगर सर्दियों का टाइम की बात की जाए, या जब धूप नहीं निकलती जैसे बरसात के मौसम में, तब क्या होता है? आपका कपड़े धीरे सूखते हैं। और चौथा आप बताओ क्या था? क्या था? ह्यूमिडिटी पे। तो ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी तो एवोपरेशन की रेट तेज होगी या धीरे होगी? एवोपरेशन की रेट है वो क्या होगी? ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो एवोपरेशन की रेट कम होगी। इनवर्स रिलेशन होता है ना, वो डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता। मतलब अगर ह्यूमिडिटी, इधर देखो तो सर, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है? जो वाटर मॉलिक्यूल, वाटर ड्रॉपलेट्स है आपके एटमॉस्फेयर में, उसकी कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ जाती है तो क्या होता है कि जो एवोपरेशन के बाद भी वाटर ड्रॉपलेट्स तो बनते हैं। जब एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी ज्यादा वेपर्स होंगे तो क्या होगा? उसको टाइम लगेगा ना। तो जब ह्यूमिडिटी, जैसा कि बरसात के मौसम में आपके कपड़े जल्दी नहीं सूखते, लेकिन गर्मियों में अप्रैल मई में बहुत तेज जल्दी सूखते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी जो रेनी डेज होती है उसमें क्या कर जाती है? बढ़ जाती है। और ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से एवोपरेशन की रेट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है ना? तो ठीक है, तो ये बात हो गई यहां तक। अब इसके कुछ एप्लीकेशन की हम बात करेंगे। तो सबसे पहला आप अपने आज की डेट डाल लो और फिर आज से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। हेडिंग इज एवोपरेशन कॉज कूलिंग। हेडिंग डालिए, एवोपरेशन कॉज कूलिंग। सबसे पहले 2 लाइन लिख लो, फिर बस समझाता हूं। क्या लिखी है लाइन? हाँ, एवोपरेशन बढ़ने से क्या हो जाता है? एवोपरेशन की वजह से क्या होती है? कूलिंग होती है। तो लिखिए इसमें सबसे पहले हेडिंग में अंदर, इन एन ओपन वेसल, इन एन ओपन वेसल, वेसल की स्पेलिंग आ रही है, मतलब जैसे ग्लास होता है ना, वी वेसल। ठीक है ना? In an open vessel, comma, the liquid keeps on evaporating, the particles of liquid absorb energy. The particles of liquid
absorb energy from the surrounding to regain RE और gain, regain the energy lost during evaporation, regain the energy lost during evaporation, full stop। फिर लिखे इसी में ही, this absorption of energy from the surroundings make the surrounding cold, full stop, make the surrounding cold। हम बात कर रहे हैं किसकी? एवापोरेशन की। तो हम सब जानते हैं एवापोरेशन क्या होता है। जो भी लिक्विड होता है उसके सरफेस से जो उसके सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं, जब उसको लिटिल अमाउंट की भी हीट मिलती है, लिटिल बिलो किससे, बॉइलिंग पॉइंट से कम पे भी वो क्या करते हैं, उसके जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं उसके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, मोशन आ जाता है, और वो क्या कर जाते हैं, जो उसकी अपर लेयर है वो क्या कर जाती है, एस्केप कर जाती है, मतलब एवोपरेट कर जाती है, वेपराइज हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एवोपरेशन। ये बात हुई थी। अब मैं कह रहा हूं कि एवोपरेशन की वजह से क्या होती है, कूलिंग होती है। कूलिंग का मतलब क्या होता है, ठंडा होना, मतलब ठंडा। अब देखो इसका बताता हूं मैं क्या होता है कि जब भी ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, जैसे ये वाटर के अपर सरफेस के पार्टिकल्स होंगे, ये उसके नीचे, फिर नीचे, इस तरह से तो होंगे, ठीक है। ये अपर सरफेस के जब पार्टिकल्स को एक ठीक ठाक हीट मिलेगी, लेस देन बॉइलिंग पॉइंट से कम, ज्यादा मिलेगी, तब तो वो क्या बन जाएगा, वेपराइज ही हो जाएगा। वो एवोपरेशन नहीं कहलाता, उसको क्या बोलते हैं अपन को, बॉइलिंग बोलते हैं उसको सिंपली, है ना। लेकिन मैं बात कर रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये एस्केप कर जाते हैं, इनमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। अब मैं बात कर रहा हूं कि जब ये एवोपरेट करते हैं तो इनके अंदर एवोपरेट होने से पहले कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, मतलब मोशन हो रहा था इनमें, इस तरह से मूव कर रहे थे, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, इनको थोड़ी सी हीट मिली और ये क्या कर गए, एस्केप कर गए। तो इनमें पहले कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी। अब इन्होंने क्या कर दिया, एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी को बहुत ज़्यादा, जो इनमें एनर्जी थी वो लूज हो गई और ये एवोपरेट हो गए। तो इनकी जो एनर्जी है वो क्या लॉस्ट नहीं हो गई, मतलब खत्म नहीं हो गई, जो पहले इनके पास थी कि एक प्रॉपर वे में घूम रहे थे, एक इनके पास एनर्जी थी, लेकिन इनको जैसे बाहर से टेम्परेचर मिला, ये क्या कर गए, इनको अपनी जो एनर्जी है उसको इन्होंने लॉस कर दिया, और बाहर से एक एनर्जी अलग से मिल गई, तो इन्होंने अपनी एनर्जी को क्या कर दिया, लॉस कर दिया। अब आपने एक सिंपल सा एक कंजर्वेशन का रूल होता है, एनर्जी कैन, सुना है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहने का मतलब क्या है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि ना तो एनर्जी, कोई भी एनर्जी इस वर्ल्ड के अंदर, इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर किसी भी प्रकार की एनर्जी की मैं बात करूं तो ना ही एनर्जी बनती है ना ही मिटती है, नेवर डिस्ट्रॉय। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो वो बनती है ना मिटती है। जैसे मैं बात करूं, ये आपका लाइट है, तो लाइट जल रही है तो कौन सी एनर्जी हमको मिल रही है, लाइट एनर्जी। अब इसको चलाने के लिए आपको क्या देनी पड़ती है, बिजली, सिंपली इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमने इसको कौन सी एनर्जी दी, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी दी, और इसने हमको अल्टीमेटली क्या दे दिया, लाइट एनर्जी। तो क्या कोई एनर्जी मिटी? अब कोई कहेगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो खत्म हो गई, नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई। क्या हो गई,
चेंज हो गई, यही तो बात है। तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गई। तो यही लॉ होता है, दैट इज एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो उसी तरह जिस तरह इन्होंने काइनेटिक एनर्जी को लूज किया है, मतलब अपनी एनर्जी को लूज किया है, तो क्या ये कोई ना कोई दूसरी एनर्जी को लेंगे? जैसे इन्होंने कुछ चीज, इन्होंने मान लो 1 रुपया दिया है, तो 1 रुपया वापस लेंगे ना, इनको बैलेंस करके चलना है। तो 1 रुपया लेने के लिए ये क्या करेंगे, मतलब यहां पे रुपए की बात नहीं हो रही है, यहां पे किसकी बात हो रही है, एनर्जी की। तो इन्होंने जो एनर्जी लॉस्ट करी है, जो इन्होंने खोई है, क्या ये एनर्जी को गेन करेंगे? अब गेन कहां से करें? तो गेन करेंगे अपने आसपास के सराउंडिंग्स, मतलब अपने आसपास के वातावरण से। ये क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर से क्या करेंगे, एनर्जी को गेन करेंगे। जब ये एनर्जी को गेन करेंगे, इसी वजह से क्या होगा, यहां का जो ओवरऑल जो टेम्परेचर है इस जगह का, वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इस वजह से एवापोरेशन की वजह से क्या हो जाती है, कूलिंग। बात समझ में आई? अब इसका एग्जांपल पे चलते हैं। मैंने अभी कैसी शर्ट पहन रखी है, कॉटन की शर्ट है ना, सिल्क की तो नहीं है। जैसे अपन सिल्क समझते हो ना, मखमल टाइप का, या फिर कई कपड़े कॉटन का शर्ट है, या स्कूल की भी आपकी कॉटन की शर्ट होती है, मोस्टली वाइट होती है, दादाजी की कुर्ता वगैरह सब मोस्टली कॉटन का ही होता है। अब आप गर्मियों में कॉटन का कपड़ा पहनते हो, तो क्या होता है कि पहनते हो तो जैसे ही मान लो अगर जैसे मान लो गर्मियों में पसीना आता है, तो जैसे ही हमको पसीना आता है, वेट आती है, स्वेट आते ही हम क्या करते हैं, जैसे ही पंखे के अंदर गए तो हमको क्या ठंडक महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है, ठंडक महसूस। ऐसा क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी से क्या हो रहा है, स्वेट निकल रहा है, पसीना एवेपोरेट हो रहा है। तो एवेपोरेट होने की वजह से क्या होता है कि जब वो आसपास के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है, तो क्या कॉज करता है, कूलिंग को कॉज करता है। एक एग्जांपल तो ये हुआ, अभी इसको हम बात भी करेंगे। फिर दूसरा एग्जांपल, आपने नेल पेंट रिमूवर देखा होगा। नेल पेंट रिमूवर को कभी हाथ पे लगाना तो ठंडक सा होता है ना, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही आपने उसको यहाँ पुट किया, तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को तो लॉस्ट कर देगा और दूसरी एनर्जी को क्या करेगा, गेन करने की कोशिश करेगा। तो जब वो कोशिश करेगा तो क्या कर देगा, आपका जो पाम है, जो हथेली है, उसको क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। तो इसी वजह से क्या हो जाता है, आपकी जो पाम है वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। दूसरा एग्जांपल है। तीसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। गर्मी के दिनों में अपन छत पे सोते हैं, तो छत पे सोने से पहले अपन क्या कर देते हैं, पानी का एक फुहारा सा मार देते हैं, पानी गिरा देते हैं। उससे क्या होता है, जैसे ही हमने पानी गिराया तो वो जो पानी है वो क्या हो जाता है, एवेपोरेट हो जाता है। और एवेपोरेट होने के बाद आप देखते हो कि पहले के कंपेयर में अब क्या हो गया है, आपकी जो छत है वो ठंडी होती है, गर्म होती है, ठंडी होती है। तो वो क्यों हो पा रही है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एवेपोरेशन कॉज कूलिंग। मतलब एक एनर्जी को जब उसने लॉस किया तो दूसरी को गेन कर लिया। बात समझ में आई? तो दिस इज द एवेपोरेशन कॉज कूलिंग। बात समझ में आई यहां तक? चलो अब ये एग्जांपल लिख लें अपन। चलो लिखिए, एग्जांपल में लिखिए, छोटी सी हेडिंग डाल लो, एग्जांपल, और उसमें पहला एग्जांपल लिखो, when we put एसीटोन, when we put एसीटोन, ये एसीटोन क्या है, नेल रिमूवर है, नेल पॉलिश रिमूवर का केमिकल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एसीटोन। केमिकली अगर कोई आपको बोले एसीटोन, मतलब जो आपका नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना, उसमें कौन सा केमिकल होता है, एसीटोन होता है। तो इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए नेल पॉलिश रिमूवर। तो अगर आपसे कभी कोई पूछ ले नेल पॉलिश रिमूवर में कौन सा केमिकल होता है, ठीक है ना, हाँ, ब्रैकेट में लिख लीजिए एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर। नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम, पाम की स्पेलिंग है PALM, पाम मतलब आपकी हथेली, ऑन योर पाम फुल स्टॉप, द पार्टिकल्स gain energy, the particles gain energy from your palm, the particles, अब पार्टिकल्स एनर्जी कहां से लेंगे, आपकी हथेली से लेंगे। भाई जो उन्होंने लॉस की है वो कहां से लेंगे, आपकी
हथेली से। जैसे छत पे पानी डालते हैं तो छत जो पानी है वो गर्मी कहाँ से लेता है, छत से लेता है ना, वैसे ही जो एसीटोन है वो पार्टिकल्स कहाँ से एनर्जी लेंगे, आपकी हथेली से लेंगे। तो लिखिए द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स और नेल पॉलिश का जो रिमूवर था लगाते उड़ जाता है ना, देखा होगा, हाँ, और सराउंडिंग्स एंड एवेपोरेट causing the palm to feel cool। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए, वो छत वाला लिख लें, लिखिए आफ्टर ए हॉट सनी डे, कॉमा people sprinkle water on the roof मतलब छत, और कई बार खेतों में भी अपन पानी ऐसे फेंक देते हैं तो भी ठंडी ठंडी हवा आती है ना, और ओपन ग्राउंड because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface, ठीक है, चलो समझ गए। अब इसी से रिलेटेड दो एग्जाम क्वेश्चन लिखवाऊंगा, है ना, चलो लिखो, पहले क्वेश्चन मार्क करके लिखो ब्लैक पेन से। क्वेश्चन, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स, वियर पहनते हैं, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, क्वेश्चन मार्क। हाँ, तो इसका आंसर बताओ भाई, तो सर आप बताओ, अभी बताया था। हम क्वेश्चन का मतलब है हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं, कॉटन के, मैं अभी बताया था ना आपको, कॉटन के पहनते हैं मोस्टली, तो हम क्यों पहनते हैं। गर्मी ज़्यादा नहीं लगेगी, ये तो फैक्ट है। क्यों नहीं लगेगी, इतने दिन तक तो अब समझ में आता था कि अब आपको कोई भी बोलता तो कॉटन के कपड़े पहन, अब आपको रीज़न मैंने बता दिया, तो अब बताओ, लगाओ, अभी जो मैंने बताया उसी से रिलेटेड है, बस उसको अप्लाई करो। कॉटन के कपड़े पहनने, गर्मियों में क्या होता है, सबसे पहले बात बताओ मेरे को, पसीना आता है या नहीं आता। पसीना आता है, तो अपन जैसे ही कोई ठंडी जगह में आते तो कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो ना पसीने को सुखाने में हेल्प करते हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हाँ, क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आपके जो स्वेट को, वेट को क्या कर लेते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब जैसे ही करेंगे, क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या आ गए, हवा के कांटेक्ट में आ गए, सराउंडिंग के कांटेक्ट। जैसे सपोज मैंने ये शर्ट पहन रखा है, अगर स्वेट मेरी बॉडी से निकला, अगर ये ऐसा कपड़ा मैंने पहना
जो स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। अगर एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो कंटिन्यूअसली क्या आता रहेगा, स्वेट आता रहेगा और फिर मेरे को सफोकेशन होगी। लेकिन कॉटन कपड़े पहनते ही वो क्या कर लेता है, स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा फिर एटमॉस्फेयर में हवा चलती है, हवा चलने से क्या हो जाता है, वो जो स्वेट मतलब वो जो पानी एक तरीका लिक्विड ही तो है, वो क्या होने लग जाता है, एवोपरेट होने लग जाता है। और जब भी एवोपरेशन की प्रोसेस होती है तो क्या होता है, एवोपरेशन कॉज कूलिंग ड्यू टू दी एनर्जी दैट लॉस ड्यूरिंग दी एवोपरेशन। तो हम कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं, समझ में आया इसका लॉजिक। अगर आप सिल्क के पहनोगे तो क्या वो एब्जॉर्ब करेगा, नहीं करेगा। आप गर्मियों में वो वाले पहन लेना वुलन क्लोथ, फिर देखना वुलन भी नहीं करेंगे, उसमें तो भयंकर इतना मोटा कपड़ा है ऑलरेडी और ज़्यादा आपको स्वेट आएगा। तो इसीलिए हम क्या पहनते हैं, कॉटन के क्लोथ्स को प्रिफर किया जाता है। बात समझ में आई, चलो। इसलिए आपने देखा होगा दादाजी के धोती वोती सब एकदम कॉटन की होती है ओरिजिनली, है ना। तो चलो लिखो इसमें, ड्यूरिंग समर वी प्रिस्पायर, ये स्पेलिंग लिख लो यहां से, प्रेस्पायर मतलब अपना बॉडी क्या कर रही होती है, पसीना बॉडी क्यों छोड़ती है, इसका रीजन पता है, क्यों स्वेट देती है बॉडी। वो हमारे शरीर में गर्मी लगती है। हाँ, मतलब बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, कूल रखने के लिए। बॉडी के अंदर कोई एसी वेसी की जरूरत नहीं है, अपने बॉडी इसी तरह से डिजाइंड है कि वो क्या करती है, जब गर्मी होती है तो क्या करने लग जाती है, कूलिंग कॉज करने के लिए क्या करती है, स्वेट को निकालती है। हाँ, वही स्वेट मतलब पसीना वही पानी हो गया ना, एक तरीके का फॉर्म ऑफ वाटर है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो लिखो, ड्यूरिंग समर वी प्रेस्पायर मोर मतलब पसीना निकालते हैं, मोर बिकॉज ऑफ द mechanism of our body which keeps us cool, full stop. The particles at the surface of liquid, the particles at the surface of the liquid gain energy from the surroundings, surface of the liquid gain energy from the surroundings or body surface and change into vapor, full stop। क्या लिखा गया है कि जो वाटर वेपर, जो स्वेट अपने बॉडी से निकला तो वो एक प्रकार का लिक्विड है, तो जो उस लिक्विड के पार्टिकल्स हैं तो वो क्या करेंगे, वो जब आपने कॉटन क्लॉथ ने एब्जॉर्ब कर लिया, अब वो क्या करेंगे, आसपास के सराउंडिंग के साथ क्या आ जाएंगे, कांटेक्ट में आ जाएंगे और बॉडी के कांटेक्ट में भी रहेंगे। तो वो क्या करेंगे, जब वो किसी के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या कॉज करेंगे, एवोपरेशन को कॉज करेंगे और वो वेपर फॉर्म में एवोपरेट होने स्टार्ट कर देंगे, क्या, आपके जो स्वेट निकला है। फिर लिखो आगे, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखिए इसी में पॉइंट, द हीट एनर्जी equal to the latent heat of vaporization, the heat energy
equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body leaving the body cool, is absorbed from the body leaving the body cool। मतलब जो आपका वो स्वेट है वो क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा क्लोथ्स के साथ, और क्लोथ जब एवापोरेशन कॉज होगा तो वो क्या कर देंगे, अल्टीमेटली उसका क्या काम होता है, कूलिंग का काम होता है। तो एवापोरेशन जैसे ही होगा तो आपकी जो बॉडी है वो क्या कैसा फील करेगी, ठंडा महसूस करेगी, कूलिंग हो जाएगी, तो बॉडी कूल करेगी। तो लिखिए फुल स्टॉप, आगे इसी में ही कंटिन्यूएशन में, कॉटन बीइंग BEING being a good absorber of water, being a good absorber of water helps in absorbing the sweat, SWEAT, sweat मतलब पसीना, sweat, and exposing it to the atmosphere for easy evaporation। ठीक है, यहां तक समझ में आया? सर रात को अगर पानी डालते तो वो जल्दी धूप से तो कम पर जल्दी नहीं सूखेगा ना वैसे? क्या? रात को? हाँ, रात को फिर टेम्परेचर कम हो गया ना, दिन में तो बहुत जल्दी एवापोरेट हो जाएगा, क्योंकि क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है। और हम जानते हैं कि एवापोरेशन 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी और आपका सरफेस एरिया। तो टेम्परेचर ज़्यादा, इट मीन्स एवापोरेशन तेज होगा। ठीक है ना। अब इधर देखो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपने एक गिलास ली, उसमें आपने एकदम ठंडा ठंडा पानी फ्रिज से निकाल के डाल दिया। तो जैसे ही आपने ठंडा पानी डाला, आपने क्या देखा कि ये जो सरफेस है, थोड़ी सी 5 सेकंड बाद आपको यहाँ पे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं ना वाटर ड्रॉपलेट्स, एक लेयर बनी हुई दिखती है, और फिर वो थोड़ी सी देर ज़्यादा रह जाता है तो फिर वो नीचे भी आने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, चलो मुझे बताइए। अब आई होप आप लोग बता सकते होंगे क्यों होता है। इसी से लिंक है, अब लिंक करो आप। बोलो, जो आता है मन में बोलो। गलती तो होगा बस इससे। पानी को वेपराइजेशन करता है, गुड। हाँ आगे। हाँ थोड़ा आइडिया लगाओ। चलो अपन बेसिक स्टेप से स्टार्ट करें। चलो सबसे पहले मैंने फ्रिज से जब पानी लिया, पानी ठंडा था या गर्म था? ठंडा, मतलब इट मीन्स इट इज ए कोल्ड वाटर, कोल्ड था। पानी को जैसे ही यहाँ डाला, ये तो नॉर्मल एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हॉट होगा, मतलब एक अच्छा खासा होगा, 30-40 डिग्री होगा नॉर्मली। अंदर तो जीरो से कमी, जीरो के आसपास होता है, तो कोल्ड वाटर था। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ डाला पानी को, तो मैंने क्या किया, कोल्ड सरफेस से हॉट पे डाल दिया। तो जैसे ही हम जानते हैं कोल्ड को हम क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड को अगर उसको टेम्परेचर मिलता है तो वो कौन सी प्रोसेस को करना चाहता है, एवेपोरेशन को करना चाहता है। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने पानी को इसको फिल किया, तो फिल करने के बाद क्या होगा
ये कोल्ड वाटर क्या है, हॉट के साथ मिलेगा तो ये धीरे धीरे क्या करने लगेगा, अपने टेम्परेचर को क्या करने लगेगा, बढ़ाने लगेगा, मतलब ये भी पानी गर्म होने लगेगा। अब जब पानी गर्म होने लगेगा तो पानी गर्म कब होगा, जब इसके पार्टिकल्स ही तो गर्म होते हैं अल्टीमेटली, तो इसके पार्टिकल्स जब हॉट आउट होंगे तो ये क्या करेंगे, थोड़े थोड़े एवोपरेट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतनी कम मात्रा में होंगे क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है बाहर, मतलब बहुत ही कम है ना। जैसे मान लो नॉर्मली रूम का टेम्परेचर 20, 25, 30 डिग्री है ना, तो 25, 30 डिग्री में वो एवोपरेट नहीं कर सकते एकदम से कि आपने डाला उड़ गया पानी, नहीं, लेकिन बहुत माइन्यूट, तो वो क्या करता है, एवोपरेट होने की कोशिश करता है। तो वो कहाँ से करता है, जो आपका सरफेस एरिया होता है गिलास का, उसके वहाँ से वो क्या करते हैं, उसके जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, बाहर नहीं, मतलब सिंपली उसकी जो ठंडक है, जो वाटर के जैसे पानी का टेम्परेचर है, अब वो टेम्परेचर गर्म कैसे होगा, तो वो क्या करेंगे, बाहर आपके वो आ जाएंगे एवोपरेट होके, समझ गया, समझ में आई बात। तो वो एवोपरेशन कहाँ पे हो रहा है, उसकी सरफेस में। क्यों हो पा रहा है, ड्यू टू दी हायर टेम्परेचर कंपेयर टू दी प्रीवियस वन, मतलब पहले तो ठंडा था लेकिन अब, तो इसी वजह से जो ग्लास के चारों ओर एक लेयर छा जाती वाटर ड्रॉपलेट्स की, वहाँ बहुत एवोपरेशन नहीं हो रहा, आपने इतना पानी डालना तो इतना ही रहता है, लेकिन बहुत कम, ना के बराबर। तो वो क्या करता है, वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर की तरफ आ जाते हैं, तो हकीकत में वो भी क्या कर रहे हैं, जो पहले टेम्परेचर कैसा था, ठंडा, तो इसके पास एक एनर्जी थी, इसलिए जैसे ही गर्म में डाला तो इसने अपनी एनर्जी को क्या कर दिया, लॉस कर दिया, और जब लॉस करेगा तो क्या होगा, एक एनर्जी लॉस कर दी, अब दूसरी को क्या करना चाहेगा, गेन करना चाहेगा, तो गेन करने की वजह से क्या हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर हमको दिखेंगे, और अल्टीमेटली क्या कॉज होती है, कूलिंग की तो कॉज होती है, तो जो आपकी गिलास है वो भी क्या हो जाती है, थोड़ी बहुत ठंडी भी तो होती है, तो वैसे तो ऑलरेडी ठंडा पानी ही था, लेकिन फिर भी थोड़ा एक इफेक्ट आता है। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, इसका रीजन अगेन क्या है, ड्यू टू दी एवेपोरेशन। समझ में आई, तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, why do we see water droplets on the outer surface of a glass, और बाहर दिखते हैं, ये अंदर नहीं दिखते हैं, ग्लास के बाहर ही तो दिखते हैं, ऑन दी आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। गर्म पानी को डाल के देख लो, नहीं आएगा, नॉर्मल पानी को आप डालोगे ग्लास में, दिखते हैं वाटर ड्रॉपलेट, नहीं, लेकिन कब दिखते हैं, जब ठंडा पानी हो, यूजुअली बर्फ का पानी हो मोस्टली, है ना, ठंडा एकदम बहुत चिल्ड पानी हो, तभी तो दिखते हैं, गर्म पानी में तो कुछ नहीं दिखते। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर सेम ही है, बाहर भी गर्म ही है और रूम में भी सेम ही टेम्परेचर, तो एवेपोरेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो लिखिए कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर लिखिए, द वाटर वेपर present in air, the water vapor present in air comma on coming in contact with the cold glass of water, cold glass of water loses energy, cold glass of water loses energy and gets converted to liquid state, which we see gets converted to liquid state which we see as water droplets, मतलब छोटी छोटी बूंदें।
तो जो आपका ठंडा पानी है वो किसके साथ कमिंग कांटेक्ट में आया था, आपके वातावरण मतलब सराउंडिंग, और सराउंडिंग में क्या होते हैं, आपके एयर होती है, और एयर में क्या प्रेजेंट होते हैं, वाटर वेपर। तो वो जो पानी आपको जो ड्रॉपलेट दिखी वो कोई अंदर का पानी नहीं था, मतलब अंदर से कोई लीक होके नहीं आया, जो आपके एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट थे वो ही क्या हो गए, क्या कन्वर्ट हो गए, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गए। क्यों कन्वर्ट हुए, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। बात समझ में आई। तो पानी अंदर से नहीं आया, जो आपका डाउट था कि सर पानी अंदर से आया, नहीं, कहां से आया, जो आसपास जो उसके एनवायरनमेंट में, जैसे भी अपने हैं यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं हमेशा, चाहे बरसात का मौसम हो या कम हो, बस वो थोड़ा वेरी करता रहता है। तो वो जो वाटर आपको ड्रॉपलेट देखे वो कौन से थे, एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट थे वो थे, और जब वो इस ग्लास के कांटेक्ट में आए, ठंडी ग्लास के, तो उन्होंने क्या किया, एनर्जी को लूज कर दिया, और वो जो वाटर वेपर थे वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गए। इसी वजह से हमको गिलास के बाहर क्या दिखते हैं, वाटर। तो बात समझ में आई। दिस इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ एवापोरेशन। अब एक लास्ट टॉपिक है, उसको हम अभी कवर करते हैं। समझ में आया, चलो कितना टाइम हो गया, हो जाएगा। आई थॉट कि चल नहीं रही। चलें, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। द नेक्स्ट हेडिंग इज, द मेन हेडिंग इज 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। ये मैंने क्या हेडिंग लिख दी। अभी तक तो मैं कह रहा था हमने मैटर की कितनी स्टेट पढ़ी थी, 3 स्टेट ही पढ़ी थी। मैंने आपको कहा था एकदम अच्छे से 4-4 बार बोल के बताया था कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट इन आवर एनवायरमेंट। लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, ये हेडिंग है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैटर की सिर्फ 3 स्टेट नहीं होती। 99.99% या 99% मैटर की 3 स्टेट मिलेगी, लेकिन देर आर सम स्टेट्स ऑफ मैटर विच एग्जिस्ट अल्टर टू दी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मतलब सॉलिड के, लिक्विड के और गैस के भी अलावा मैटर की कोई स्टेट हो सकती है। जैसे कि इंडियन फिलोसोफर ने क्या कहा था, इंडिया के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने क्या कहा था शुरुआत में, कि देर आर 5 तत्व, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और गगन, है ना, मतलब आसमान, है ना, स्काई। तो ये थी, तो वो कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, ये कॉन्सेप्ट अलग है। तो ऑल्दो वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, 5 तत्व से ही जो हमारी बॉडी है ये भी किसी ना किसी 5 तत्व से बनी है ना, और कोई भी पार्टिकल वो 5 तत्व से ही बनता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्लासिकल केमिस्ट्री की, तो हम बात करते हैं 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो 3 स्टेट तो हम जानते थे, क्या थी, सॉलिड, सेकंड इज क्या, लिक्विड, और थर्ड गैसियस स्टेट, गैस या फिर सिंपली गैस। अब मैं कहता हूं कि 2 स्टेट और है मैटर की, ये एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा है लेकिन आपके है एनसीईआरटी में। द 4th वन इज प्लाज्मा। क्या नाम दिया जा रहा है इसे, प्लाज्मा। एंड द लास्ट इज बीईसी। अब ये बीईसी क्या है, तो बीईसी की फुल फॉर्म होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। मे भी आप लोगों ने स्कूल में सुना होगा थोड़ा बहुत, है ना, कोई बात नहीं। तो अब देखो ये 3 तो हमने पढ़ ली, इनके बारे में एक एक डिटेल में हमने बात करी। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा और बीईसी। तो इसमें ये बीईसी का मतलब क्या है, ये जो स्टेट ऑफ मैटर है ये 2 साइंटिस्ट ने खोजी। एक तो हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट हुए सत्येंद्र नाथ बोस। क्या नाम था उनका, सत्येंद्र नाथ बोस। तो उनका जो टाइटल था
बोस जो सरनेम था उसी पे बोस, और उन्होंने आइंस्टाइन ने भी इस पे कुछ रिसर्च की, और दोनों का मिला के एक कॉमन हमने स्टेट का नाम दिया, क्या दिया, बीईसी, मतलब सिंपली बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और एक है प्लाज्मा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, ये डाल ली, इसमें पहली हेडिंग डालिए प्लाज्मा। फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर, हेडिंग डाल ली प्लाज्मा। फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर में थोड़ा सा ऊपर लिखोगे, ऊपर एक लाइन लिख लो उसी में ऊपर, प्लाज्मा से थोड़ा सा ऊपर छोटा छोटा लिख लो, मैं बोलना भूल गया। साइंटिस्ट आर टॉकिंग फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर, फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, कॉमा लिक्विड, कॉमा गैस, कॉमा प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि हाउ मेनी टाइप स्टेट्स ऑफ मैटर, देयर आर हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर, तो आप कितना आंसर बोलोगे? यूजुअली आप कितना बोलोगे? 3 बोलोगे। लेकिन अगर कोई आपसे ऐसे पूछ ले क्या इसके अलावा भी कोई एग्जिस्ट कर सकती है, तो आप क्या आंसर दोगे? यस सर, ऑफ कोर्स देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, द फोर्थ वन इज द प्लाज्मा एंड द, अब प्लाज्मा होता क्या हम जानेंगे नो डाउट, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं, ब्रीफ जानेंगे, और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो हकीकत में कितनी है? 5 है। तो एक बात समझ में आई, जो हजारों सालों बाद जो रिसर्च करी साइंटिस्टों ने, वो हमारे ऋषि मुनियों ने आज से 3-4 हजार साल पहले ही बता दी, लेकिन वही प्रूफ की कमी है ना। तो कहने का मतलब इन्होंने भी 5 ही कहा, और अल्टीमेटली भी कितनी होती है? 5 ही होती है। जो पंचतत्व का कॉन्सेप्ट इज बिल्कुल राइट है। ठीक है ना। तो लिखिए प्लाज्मा में, तो पहले लिख लो फिर मैं समझा दूंगा। लिखिए द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड, particles, super energetic and super excited particles, full stop. These particles are in the form of ionized gases, ionized, IONISED, are in the form of ionized, स्पेलिंग लिखो, आयनाइज्ड मतलब उन पे चार्जेस क्रिएट हो रखे हैं। आयनाइज्ड गैसेस, फुल स्टॉप, दी फ्लोरेसेंट ट्यूब, मतलब आपकी बात हो रही है CFL की या ट्यूबलाइट की, सिंपली, है ना। फ्लोरेसेंट ट्यूब, the fluorescent tube and neon sign bulbs consist of plasma, full stop. The gas gets ionized, that is
that is gets charged when electrical energy flows through it and it creates a plasma glowing inside the tube or bulb. It creates a plasma glowing inside the tube और बल्ब. ठीक है, देख लिया. अब इधर देखो एक बार, क्या बात हो रही है? प्लाज्मा की. तो प्लाज्मा में क्या होता है, जैसे हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में बात करी, तो पार्टिकल्स ये होते थे अल्टीमेटली. यहां पे जो बात हो रही है दैट इज सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स एंड सुपर एक्साइटेड. कहने का मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनके अंदर जो एनर्जी है, उसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं पहली थिंग. और ये एक्साइट बहुत जल्दी होते हैं. एक्साइट होने का मतलब है कि ये बहुत जल्दी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकते हैं. ठीक है ना, पहली बात तो ये. तो प्लाज्मा में कैसे पार्टिकल्स हैं? स्लो पार्टिकल्स हैं, सुपर एनर्जेटिक है, सुपर एनर्जेटिक. दूसरी थिंग कि आपने जो आपकी ट्यूबलाइट्स होती है, जैसे ये वाली तो एलईडी ट्यूबलाइट है, पहले जो एक ट्यूबलाइट चलती है ना, सीएफएल जानते होंगे, उसमें गैसेस होती है कुछ प्रकार की, नियॉन गैस होती है, या फिर जो आपकी सिंपल ट्यूबलाइट होती है ना एलईडी के अलावा, उसमें क्या होता है, हम कौन सी गैस को फिल करते हैं? नियॉन गैस को. तो जब वो नियॉन गैस एक टर्मिनल से, जैसे मान लो ये आपकी ट्यूबलाइट होती है, तो इसके अंदर क्या होता है, यही पार्टिकल्स होते हैं अल्टीमेटली. कौन से? प्लाज्मा. तो इसमें अल्टीमेटली कौन सी गैस फिल की जाती है? नियॉन गैस. तो जब हम नियॉन गैस को फिल करते हैं तो इस टर्मिनल पे और इस टर्मिनल पे जैसे इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, तो ये गैसेस ये यहां से यहां रीच करते हैं, यहां से यहां रीच करते हैं, और इतने ज्यादा तेज होते हैं, इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि वो किसको एमिट कर देते हैं? लाइट को एमिट कर देते हैं. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ किसका? ट्यूबलाइट का. ये प्रिंसिपल है ट्यूबलाइट का कि इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी आपकी लाइट फ्लो होती है किसके अंदर? एक ट्यूबलाइट के अंदर. तो जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है, जो आपकी ट्यूबलाइट्स है या सीएफएल है, उसके अंदर भी क्या होता है? नियॉन होता है. और इसके अंदर जो अल्टीमेटली जो मैटर होता है दैट इज प्लाज्मा. और यहां पे जो ये जो नियॉन गैस है, तो जो प्लाज्मा होता है मोस्टली आयनाइज, मतलब चार्जेस रहते हैं किसके ऊपर? गैसेस के ऊपर. तो गैसेस के ऊपर चार्जेस रहने की वजह से क्या होता है कि इसको हम क्या नाम दे देते हैं? आयनाइज्ड गैसेस. समझ में आई बात? तो जो मैं टर्म बार बार यूज कर रहा हूं ना, आयनाइज्ड गैसेस. तो आयनाइज्ड गैसेस का मतलब क्या है? दैट इज देयर इज ए चार्ज ऑन दी नियॉन, हाँ, नियॉन पार्टिकल्स ऑफ दी प्लाज्मा. तो ये बात हुई किसकी? प्लाज्मा की. तो प्लाज्मा के बारे में आपको ये याद रखना है कि दीज आर द सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स, सुपर एक्साइटेड, दे आर यूज्ड इन दी फ्लोरेसेंट ट्यूब, मतलब ट्यूबलाइट या फिर सीएफएल. और ये क्या है? और एक एग्जांपल और दूं आपको, जैसे तो यहां से आपको एक आइडिया लग रहा है कि जो प्लाज्मा है वो अल्टीमेटली ना बहुत ज्यादा एनर्जी वाला सोर्स है. अब मैं इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं. आप जो सन है, सन आपको इतनी दूर से दिख रहा है और इतनी ज्यादा गर्मी भी दे रहा है, मतलब यहां से लाखों मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी आपके पास क्या आ रही है? रे आ रही है, और इवन बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी आ रहा है. तो ऐसा पॉसिबल क्या हो पा रहा है? तो वहां पे जो सोर्स है सन का, उसके अंदर कितनी एनर्जी होगी? थोड़ी होगी या बहुत ज्यादा होगी? बहुत ज्यादा होगी. और जो सन है और जो स्टार्स हमको दिखते हैं, उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो अगेन किसकी होती है? प्लाज्मा. तो सन, और जो आपने शायद मूवी भी देखी होगी हॉलीवुड की, उसके अंदर इसी तरह का कॉन्सेप्ट होता है. तो वहां पे क्या फ्लो हो रहा है? आपका प्लाज्मा फ्लो हो रहा है.
और उसी प्लाज्मा की वजह से क्या हो रहा है, जो गैसेस हैं, जो वहाँ से एनर्जी हमको मिल रही है, इतने मिलियंस ऑफ किलोमीटर से भी हमको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है। तो सन एंड स्टार्स आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा। बात समझ में आई? तो इसको भी लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी में ही, द सन एंड स्टार्स, द सन एंड स्टार्स ग्लो because of the pressure of plasma, in them, full stop. The plasma is created in stars. The plasma is created in stars because of very high temperature. The plasma is created in stars because of very high temperature. ठीक है, फुल स्टॉप। तो कल कर लेंगे बीईसी और फिर नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? हाँ, कल ही करेंगे, इसको बंद कर दो।